एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। एक और नए सेशन के साथ ऑन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम एआईबी देना जरूरी है। एआईबी दे या ना दे तो कैसे दें? क्योंकि एआईबी ऐसा एग्जाम है जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है ना कि बार बार इसकी प्रिपरेशन करने का मन नहीं करता है। और उसके बाद बाकी और चीजें भी तो इन्वॉल्व हैं। आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर आप एक्चुअल में प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं। सो यू डोंट हैव इनफ टाइम टू गिव एआईबी अगेन एंड अगेन। तो एक ही बार एआईबी दो और एक ही बार में अपना एआईबी क्लियर भी कर लो। अब ये एक ही बार में एआईबी क्लियर कैसे होगा, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स सी कि आज के हमारे इस सेशन का टारगेट क्या है, वो क्या मेन डिस्कशन है जो बेसिकली हम करना चाहते हैं। सो दिस इज द रोड मैप ऑफ योर टुडेज डिस्कशन। सबसे पहले तो भाई, अगर जिस एग्जाम को क्वालिफाई करना है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि एआईबी है क्या, एआईबी बेसिकली किस बारे में है। दूसरा, इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। फिर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे एक ही बार में आपका एआईबी क्वालिफाई हो जाए और आप फ्री हो जाए। लास्ट कुछ बोनस टिप्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहना देखने के लिए कि बोनस टिप्स एक्चुअली में है क्या। राइट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई जिस एग्जाम की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं AIBE, ये है क्या। सो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, जिससे कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल सके। सर्टिफिकेट किस लिए? ताकि आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके। तो बेसिकली प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सो दैट यू कैन गो एंड अपीयर बिफोर अ कोर्ट। तो अगर आप कहीं भी लिटिगेशन जाने के लिए सोच रहे हैं, कहीं भी आपको लिटिगेशन करने का मन है, एंड नॉट जस्ट टू बी ऑनेस्ट, अगर लिटिगेशन का कई बार बहुत सारे फर्म्स भी उस लॉयर को चूज करते हैं जिसके पास लाइसेंस है, ताकि एक साथ दोनों काम हो जाए। सो इवन समटाइम्स इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ अ फर्म आल्सो, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। इसके लिए भी एआईबी दे देना एक अच्छा ऑप्शन है। राइट, और डिले भी नहीं करना है। अभी के भी अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर में हो, अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अपना एआईबी का एग्जाम दो, वहीं से आपका प्रैक्टिस पीरियड शुरू हो जाएगा। राइट, अब एआईबी का एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाई हो या नहीं, आप एलिजिबल हो या नहीं, वो देखो। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बी इट 3 ईयर और 5 ईयर। साथ ही साथ अपने अपने स्टेट बार काउंसिल के साथ इनरोलमेंट करवाया हो। आप किसी भी स्टेट के साथ इनरोलमेंट करवा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, बट हाँ, आपका इनरोलमेंट होना जरूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप एआईबी में अपियर हो सकते हैं। ये एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, पेन एंड पेपर मोड पे, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का आपसे जो है एग्जामिनेशन पेपर पूछा जाएगा, जिसे अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 3 hours 30 minutes होते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज 40%, यानी कि 40% तो आपको लाना जरूरी है। इतना बेसिक स्कोर आपको जरूर बनता है। राइट, अब अगर क्वालिफिकेशन है, हम एलिजिबल है, तो फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि तैयारी करनी किस चीज की है। तो एआईबी का सिलेबस दोस्तों छोटा नहीं है, अच्छा खासा सिलेबस है। तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली आपके लिए मार्क्स के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट में से यूजुअली कितना मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको पहले प्रिपेयर करना है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो सिलेबस के बारे में हम एक थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से यूजुअली आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि आपका एडीआर इंक्लूडिंग योर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इससे आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका कंपनी लॉ, जिससे 2 और 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चंस आते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उससे भी 10 क्वेश्चंस आते हैं। साइबर लॉ यूजली और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, उससे आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरमेंट लॉ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एविडेंस एक्ट, जो कि अब आपका भारतीय न्याय संहिता हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, उससे आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं। फैमिली लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, मैरिज, आपका डिसोल्यूशन एंड सक्सेशन मिला करके आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। आपका भारतीय न्याय संहिता यानी कि योर ओल्ड इंडियन पीनल कोड से यूजुअली 8 क्वेश्चंस आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सारे के सारे लॉज इसमें इंक्लूडेड है। ट्रेडमार्क, पेटेंट,
कॉपीराइट, इन सब जीआई, इन सबसे मिला के आपके यूजुअली 2 या 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं। कि लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। कौन जो कमर्शियल लॉज है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। अभी कमर्शियल तो नहीं है, बट हाँ इसी कैटेगरी में डाल दिया गया है कि अगर आपका प्रॉपर्टी लॉज हो गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, तो उससे आपके क्यूमुलेटिवली 8 क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। टैक्सेशन से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे कि आपका जो एडवोकेट्स पे एक्ट है वो, और प्रोफेशनल जो मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई के रूल्स है, उससे आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड इन टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करना है। तो वो सब्जेक्ट जिससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि ओल्ड सीआरपीसी हो गया आपका। अ, ऐसे यहीं देख लेते हैं इसको वापस से एक बार और। ये देखिए, आपका सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये 10 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो इसको पहले प्रिपेयर करिए। फिर 8 मार्क्स के सब्जेक्ट प्रिपेयर करिए विच वुड बी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इससे काफी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आप अपना फैमिली लॉ प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे 8 मार्क्स से काफी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय न्याय संहिता विच वॉज अर्लियर इंडियन पीनल कोड, उससे 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको पहले प्रिपेयर करिए। राइट, उसके बाद जैसे अब इसमें 3 4 लॉज जो है एक साथ इकट्ठे हो गए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। तो फिर आप ये देखिए कि ये 8 मार्क्स प्रिपेयर करना पहले बेटर होगा, या फिर आपका टॉर्ट मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ये छोटे छोटे लॉज हैं एंड इनसे 5 क्वेश्चन आ गए, तो आप इन्हें पहले प्रिपेयर कर सकते हो। तो सब्जेक्ट आपको पता है, आपको मार्क्स का भी आइडिया है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करना है और किस सब्जेक्ट को बाद में प्रिपेयर करना है। बट आपके पास एक डेफिनेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर एक बार में इसको क्वालिफाई करना है। क्यों प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जरूरी है? क्योंकि अगर एक सेट टारगेट नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो एक बार से ज्यादा का अटेम्प्ट लग सकता है, और हाँ एक्चुअली में लग सकता है। क्यों? एक टाइम था जब एआईबी इजी हुआ करता था, नोट्स लेके गए हो, नोट्स में से अटेम्प्ट कर लिया, बट अब वो टाइम नहीं रहा है। स्पेशली एआईबी 17 के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अब वो टाइम नहीं है। अब थोड़ा सा बीसीआई भी ना कॉशियस हो गया है। बीसीआई वांट्स गुड लॉयर टू बी पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम। तो अब आपसे सिर्फ मेमोरी बेस्ड इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जो इंडेक्स में से देख के आंसर करना आसान था। अब आपके पास फंडामेंटल नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए, यानी कि आपसे एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको लॉ की एक अच्छी नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि अब एआईबी क्लियर करना भी डिफिकल्ट हो जाए। इसीलिए एक बार में क्लियर करना है तो तैयारी के साथ जाओ, और तैयारी के लिए एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। क्या है वो डेफिनेट स्ट्रैटेजी? देखो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो नो योर एग्जाम, और एआईबी के प्रीवियस ईयर पेपर इजीली अवेलेबल है। समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, देखो किस तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं और अब ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो रहा है। एआईबी 17 से पहले क्या ट्रेंड था, एआईबी 17 के बाद क्या ट्रेंड है, क्या सीधे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा कि किस अप्रोच के साथ तैयारी करनी है, तो एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर एग्जाम। राइट, जब ये पता चल जाए कि एग्जाम किस तरह का है, देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिसोर्सेज। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो योर बुक्स। आइडेंटिफाई कि आपको कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बैराक नहीं है, टॉर्च की बैराक नहीं है, कहाँ से पढ़ोगे? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो उसके लिए इतनी मोटी कॉमेंट्री सही है या फिर एक बैराक से पढ़ा जा सकता है। अगर भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हो तो उसके लिए भाई आपको बुक रेफर करना जरूरी है या फिर बैराक इनफ है। तो अपने रिसोर्सेस यानी कि अपनी बुक्स आइडेंटिफाई कर सको, ताकि टाइमली सिलेबस कंप्लीट करके उसका रिविजन करके उसकी प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि बहुत सारा टाइम, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सारा टाइम जो है प्रिपरेशन में ही चला जाता है। हम प्रिपेयर करते रह जाते हैं, हम कवर करते रह जाते हैं, और रिविजन और प्रैक्टिस के मोड तक नहीं आ पाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। So understand your resources very well, organize your resources very well, right? उसके बाद यहाँ पे देखो कि आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को वीक वाइज डिवाइड करना है। राइट, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड फॉर द नेक्स्ट मंथ डू द सेम थिंग। राइट,
वीक वन में आपको क्या करना है, वीक वन में ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट एंड ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज। यानी कि वीक वन में आइडेंटिफाई कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पिक किया है, so these are the topic of constitution which you need to study, these are the resources from which you are going to study the topic, right? So for an example I would identify कि मुझे preamble पढ़ना है, मुझे यूनियन एंड स्टेट्स पढ़ना है, मुझे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इमरजेंसी अमेंडमेंट एंड लास्ट अगर स्टेट यूनियन रिलेशन है तो वो पढ़ने हैं, राइट? बट जब भी अपना टारगेट रखो ये सोच समझ के रखना कि वो रियलिस्टिक हो। कई बार हम इस अपने आप से इतनी ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, एक अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता, फिर हम गिल्ट में जाते हैं, फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं और हमारी प्रिपरेशन जो है लंबे समय के लिए बंद हो जाती है। तो उसको होने ही मत दो, शुरू से ही एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करके रखो कि एक वीक में इतना ही हो पाएगा, राइट? इट वुड टेक हार्डली टेक अ फ्यू आवर्स फॉर यू टू डू एंड देन स्टार्ट स्टडिंग दैट टॉपिक, राइट? तो आपको अपने वीक वन, वीक टू एंड वीक थ्री तक भी व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उस हाई वेटेड सब्जेक्ट को कवर करना है, राइट? जितने रिमेनिंग डेज हैं उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो कि इतने दिन में ये सब्जेक्ट, इतने दिन में ये सब्जेक्ट, उसको वीक्स में डिवाइड करो। इनिशियली अपना वीक वन और वीक टू सब्जेक्ट को कवर करने के लिए दो। अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है? मेमोराइज मत करना, सिलेबस बहुत ज्यादा है, मेमोराइज करने जाओगे कुछ याद नहीं रहेगा। ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट? ये कर लिया। लास्ट वीक तक आते आते आपको क्या करना है, वीक वन वीक टू में अपना सिलेबस कवर कर दिया, वीक थ्री में उसका रिविजन करो, राइट? वीक फोर में क्या करना है, वीक फोर में उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज यू कैन। कहाँ से, प्रीवियस ईयर एआईबी के एग्जामिनेशन से करो, ठीक है? कोई मटेरियल अपने पास है उससे तो अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना हो सके मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट जरूर 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 देना, मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं होता, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी जरूरी होता है। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एरिया ऐसा एरिया है जो तुम्हारा वीक पॉइंट है, कौन सा ऐसा एरिया है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए और वीक पॉइंट को रिविजिट करने के लिए कि भाई वीक पॉइंट है तो क्यों है, हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या हमने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, या हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी हो जाता है ना? तो अब सवाल ये उठता है कई बार कि मैम पीवाईपीस तो मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, राइट? तो मॉक टेस्ट के सिंपल एक वन स्टेप सॉल्यूशन है, वो है टॉप रैंकर्स। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द वेबसाइट, क्लिक ऑन द ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ आपको एआईबीई का ही कोर्स मिल जाएगा, राइट? सो आप एआईबी के कोर्सेज पे अगर जाएंगे तो ये देखिए, एआईबी के कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, वो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज में हो, आप फाइनल ईयर में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कहीं पढ़ा रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, जुडिशरी कर रहे हो, आप रिकॉर्डेड अपनी क्लासेस आराम से देखिए। डाउट्स आता है तो फैकल्टी से डाउट्स पूछिए थ्रू डाउट क्लियरिंग सेशंस। सिलेबस अपना टाइमली खत्म करिए, उसको टाइमली रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस शीट, सेक्शनल टेस्ट और मॉक सब कुछ अवेलेबल है। सो जो वो हमारा टाइम जाता है ना, जहां हम सिर्फ रिसोर्सेस कलेक्ट करते रह जाते हैं, उस टाइम को हम यहाँ पे बचा सकते हैं, क्योंकि हमें सारा का सारा रिसोर्स एक जगह मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, मटेरियल एंड प्रैक्टिस। तो आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको काम आएंगी पूरे एग्जामिनेशन में। सबसे पहले, ये एग्जाम अनअवॉइडेबल है। अगर आप एक एडवोकेट की तरफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एआईबी को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको एआईबी देना ही पड़ेगा, राइट? नॉट जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये आपकी क्रेडिबिलिटी भी इनहांस करता है इस लीगल प्रोफेशन की। कई बहुत सारे लॉ फर्म्स ऐसे हैं, चेम्बर्स ऐसे हैं जो इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इससे लॉ फर्म्स और चेम्बर्स को एक एज मिल जाता है। सो अपने हाथ में लाइसेंस होना गलत नहीं है, राइट? बट एक बात का ध्यान रखना, ठीक है? क्यों एआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना जरूरी है? क्योंकि जिस दिन आप अपना स्टेट बार में इनरोलमेंट करवाते हो ना, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको एआईबी क्लियर करना होता है। ऐसा नहीं कि तुम उसके बाद क्लियर करोगे तो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, बट तुम्हें फिर से स्टेट बार में इनरोल कराना पड़ेगा। तो अगर मैंने आज की डेट यानी कि
मई 2025 में अगर स्टेट बार में इनरोल करवाया है तो मतलब कि मुझे मई 2007 तक अपना एआईबी जो है क्लियर करना होगा, अदरवाइज मुझे फिर से वो इनरोलमेंट का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा जिसकी फीस अच्छी खासी होती है। अगर नहीं पता है तो सिर्फ अपने स्टेट बार में जाकर चेक जरूर करना। सो मेक श्योर कि जैसे इनरोलमेंट करो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एआईबी क्लियर कर लो, राइट। एआईबी क्लियर करने के लिए जो की स्टेप्स थे वो हमें पता है। अंडरस्टैंड द सिलेबस, राइट, अंडरस्टैंड द रिसोर्सेज, अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन, make a proper plan considering the number of subjects and remaining days, start with the high weightage subject, complete your syllabus in time, revise and practice। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, बट उसके अलावा जितना हो सके मॉक्स जरूर प्रैक्टिस करिए, राइट। बट उसको एनालाइज भी साथ साथ करते चलिए। जितना हो सके बेयर एक्ट्स पे फोकस करिए। बेयर एक्ट्स ऐसा रामबाण है जो इस एग्जाम में बहुत काम आता है, बट डू नॉट थिंक अबाउट मेमोरी, मेमोराइजेशन पे नहीं जाना। अच्छा खासा सिलेबस है, अटक जाओगे। गो विद द क्लैरिटी ऑन योर कंसेप्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सिर्फ एआईबी नहीं काम आएगी, एआईबी के बाद भी प्रैक्टिस करने जाओगे या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें वहां भी काम आएगी, राइट। और अगर कहीं भी लगता है तो यू कैन ऑलवेज सीक द गाइडेंस, ऑलवेज सीक द गाइडेंस, राइट, बिकॉज नाउ इट्स अ क्लोज बुक एग्जामिनेशन। सो प्रिपरेशन जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अगर वो गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं तो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। आप कभी भी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। और एक गुड न्यूज बताऊं, अगर तुम हमारा YT कोड यूज करोगे यू वुड डेफिनेटली गेट सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट टू इनरोल इन अ कोर्स, एंड थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन में हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। सो आई होप दिस वाज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको लगता है कि आप रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते काफी सारा टाइम जो है यहाँ जा रहा है, एंड यू नीड अ सपोर्ट, यू नीड अ गाइडेंस, we are always here for you. All you have to do is reach out to us. How you are going to reach out to us? All you have to do is call us on 6363286363, right? Explore the courses, try it, it's definitely going to work. And if you have any questions, any doubt, or in fact any suggestions, please let us know, right? थोड़ा सा क्लैरिटी हुई एआईबी में, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझ में आई, एक बार में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर अब इस प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे और जानकारी मिलेगी। सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, like the video, share the video, and most importantly, if you're preparing for this exam or any other exam, if you need your our guidance and support, please comment and let us know कि हम क्या है ऐसा जो आपके लिए लेकर आ सकते हैं जो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, right? चलो, now I'll see you next time. I hope this was helpful to you. Bye bye, guys. Bye.